तो आज हम बात कर रहे हैं भारत के मध्य पाषाण युग की। ये समय है लगभग 9000 से 4000 ईसा पूर्व का। हमारे पास जो स्रोत हैं वो बताते हैं कि ये सिर्फ शिकार और चीजें इकट्ठा करने का ही दौर नहीं था, बल्कि एक बड़े बदलाव का समय था। इंसान धीरे धीरे पशुपालन और शायद खेती की तरफ भी बढ़ रहे थे। आइए इस दिलचस्प संतुलन को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत अहम पड़ाव है, मतलब पुरापाषाण और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल। और जो स्रोत हैं जैसे औजार, बस्तियों के अवशेष, कला, उनसे हमें उस समय के जीवन और समाज के विकास की झलक मिलती है। इस युग की एक बहुत बड़ी पहचान है माइक्रोलिथ्स, मतलब बहुत छोटे बारीकी से बनाए गए पत्थर के औजार। पहले जहां बड़े बिडौल औजार थे, अब ये छोटे आ गए और पत्थर भी बदल गए हैं, है ना? क्वार्ट्जाइट की जगह अब जैस्पर, एगेट, चर्ट जैसे पत्थर। हाँ बिल्कुल, ये पत्थर ज्यादा महीन काम के लिए बेहतर थे। और ये माइक्रोलिथ्स छोटे जरूर थे पर थे बड़े काम के। अच्छा, किस तरह के काम? आर तेज करने के लिए, या तीर की नोक बनाने के लिए, या फिर चीजों में छेद करने वाले बर्मे की तरह। शिकार और कटाई जैसे कामों में ये बहुत कुशल साबित हुए। ये उस समय की तकनीकी उन्नति को दिखाते हैं, मतलब कितनी बारीकी आ गई थी काम में। तकनीक तो बेहतर हो रही थी, लेकिन जीवन शैली, क्या वो पूरी तरह शिकार पर ही निर्भर थी? देखिए, शुरुआत में तो हाँ, शिकार और संग्रहण ही मुख्य आधार था। लोग हिरन, जंगली सुअर जैसे जानवरों का शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और जंगली पौधे, फल, फूल, कंदमूल इकट्ठा करते थे। तो फिर बस्तियां कैसी होती होंगी? स्थायी या अस्थायी? ज्यादातर अस्थायी ही होती थी, क्योंकि भोजन और पानी की तलाश में घूमना पड़ता था। वो या तो साधारण झोपड़ियों में रहते थे या फिर चट्टानों की गुफाओं या शैलाश्रयों में। एक और बात ध्यान देने वाली है, इस समय जलवायु भी बदली थी। ऊपरी पुरापाषाण काल की तुलना में थोड़ी ठंडी और नम हुई, तो लोगों को उसके हिसाब से ढलना पड़ा। और कला वगैरह के भी कुछ सबूत मिलते हैं? हाँ बिल्कुल, इसी युग से हमें मृतकों को ठीक से दफनाने की रस्में मिलती हैं। और शैल चित्रकला जैसे भीमबेटका में दिखती है, वो तो कमाल की है। सही कहा। अच्छा, भारत में इस युग की कौन-कौन सी प्रमुख जगह हैं जहां से ये सब जानकारी मिली है? कई महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे राजस्थान में बागोर। ये शायद भारत का सबसे बड़ा और सबसे अच्छी तरह से रिसर्च किया गया मध्यपाषाण स्थल है। वहाँ शिकार और पशुपालन के साथ साथ माइक्रोलिथ बनाने का एक बड़ा उद्योग होने के भी सबूत है। अच्छा, और मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में आदमगढ़ है, जहाँ पशुपालन मतलब गाय, बैल, भेड़, बकरी पालने के बहुत शुरुआती प्रमाण मिले हैं। और भीमबेटका तो है ही अपनी अद्भुत रॉक पेंटिंग्स के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। फिर उत्तर प्रदेश में सराय नाहर राय, महदहा और दमदमा जैसी जगह हैं। यहाँ से हड्डी के औजार और कई मानव कंकाल मिले हैं, जो उस समय के लोगों के बारे में काफी कुछ बताते हैं। और एक नाम और आता है गुजरात का लंगनाज, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, लंगनाज भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये गुजरात में साबरमती नदी के पास रेत के टीलों पर बसा हुआ स्थल था। यहाँ से भी माइक्रोलिथ्स मिले हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जानवरों की अनगिनत हड्डियां मिली हैं और 7 मानव कंकाल भी। 7 मानव कंकाल और जानवरों की हड्डियों में कुछ खास? एक बहुत दिलचस्प खोज है गैंडे के कंधे की हड्डी, जिस पर काटने के निशान है। गैंडे की हड्डी गुजरात में? हाँ, ये बताता है कि कभी उस इलाके में गैंडे पाए जाते थे। आज तो पश्चिमी भारत में गैंडे नहीं मिलते। इसका मतलब शायद ये है कि उस समय वहाँ का पर्यावरण अलग था, शायद पानी भी ज्यादा रहा होगा। ये तो वाकई हैरान करने वाली बात है। अच्छा, लंघनाज उस इलाके में भी आता है जो बाद में हड़प्पा सभ्यता का क्षेत्र बना? तो क्या इसका मतलब है कि ये शिकारी संग्राहक और जो शुरुआती किसान समुदाय थे, वो शायद एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे? ऐसा लगता तो है। देखिए, लंघनाज से जो विभिन्न जंगली जानवरों की हड्डियां मिली हैं, भेड़िया, नेवला, गैंडा, जंगली सुअर, चीतल, नीलगाय, काला भालू, वो शिकार पर निर्भरता तो दिखाती हैं, लेकिन उस जगह की लोकेशन ये इशारा करती है कि उनका संपर्क उन समुदायों से रहा होगा जो खेती की शुरुआत कर रहे थे या कर चुके थे। तो क्या हमें पशुपालन या खेती के और भी पक्के सबूत मिलते हैं इसी दौर में?
हाँ, जैसे मैंने बताया, बागोर और आदमगढ़ जैसे स्थलों से भेड़ बकरियां पालने के सबूत मिलते हैं, लगभग 6ठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास के। और हरियाणा में राखीगढ़ी जैसी साइट्स हैं जहां से नवपाषाण युग में संक्रमण के संकेत मिलते हैं। कंकालों के अध्ययन से भी पता चलता है कि जैसे जैसे खेती को अपनाया गया, लोगों के आहार और स्वास्थ्य में भी बदलाव आए। तो ऐसा लगता है कि मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में लोग धीरे धीरे कृषि और पशुपालन की तरफ आकर्षित हो रहे थे या उसे अपना रहे थे। एक बहुत गतिशील बदलाव का दौर था। माइक्रोलिथ्स जैसे नए उपकरण विकसित हुए, कला का विकास हुआ और सबसे महत्वपूर्ण बात, लोगों ने धीरे धीरे पशुपालन और शायद खेती को भी अपनाना शुरू किया। जैसा कि लंगनाज, बागौर और आदमगढ़ जैसे स्थलों से पता चलता है, ये मानव इतिहास का एक अहम मोड़ था जिसने आने वाले युगों की नींव रखी। बिल्कुल सही कहा आपने। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। ये जो शिकारी संग्राहक थे और जो शुरुआती किसान थे, जब ये एक ही क्षेत्र में रह रहे होंगे तो इनके बीच का संपर्क कैसा रहा होगा? क्या वो सहयोग का था? क्या चीजों का आदान प्रदान होता था? या फिर जमीन, पानी, जानवरों जैसे संसाधनों के लिए उनमें संघर्ष भी होता था? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि दो इतनी अलग जीवन शैलियां एक ही समय, एक ही इलाके में कैसे साथ साथ मौजूद रही होंगी और एक दूसरे पर उनका क्या असर पड़ा होगा।